सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज का जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा नगरीकरण यानी कि अर्बेनाइजेशन। ये टॉपिक काफ़ी प्रचलित है और हम लोगों के बहुत ही क्लोज है। हम लोगों के क्लोज क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर न्यू जनरेशन जो भी है तो वो नगरों की तरफ दौड़ रही है, इसलिए नगरीकरण कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है। तो आज का टॉपिक है नगरीकरण। नगरीकरण जो है वो एक गतिशील सामाजिक प्रक्रिया है। अब आप कहोगे गतिशील क्यों है? तो बेटा गतिशील इसलिए है क्योंकि नगरीकरण यानी कि अर्बेनाइजेशन में बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन चेंज होते रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं गतिशील प्रक्रिया का होना। नगरीकरण उस प्रक्रिया को समझाता है जिसके माध्यम से नगरों का निर्माण होता है। नगरों का निर्माण जब बहुत ज़्यादा होता है और तीव्र गति से होता है तो उस स्थिति को बोलते हैं नगरीकरण। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं कुछ डेफिनेशंस के ऊपर। पहली जो डेफिनेशन है वो है ई बर्गर की। इन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। एक्चुअली होता क्या क्या स्टार्टिंग से नगर रहे होंगे? बिल्कुल नहीं। हमारा देश कैसा है? कृषि प्रधान देश, यानी कि हमारे देश में विलेज एरिया ज़्यादा थे, सिटीज एरिया कम थे। तो जब ग्रामीण क्षेत्र नगरीय क्षेत्रों में बदलने लगे तीव्र गति से तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं नगरीकरण। ये किसने कहा था? ई बर्गल ने। अब आते हैं सेकंड डेफिनेशन की ओर। हाँ, तो स्टूडेंट सेकंड डेफिनेशन जो है वो है HP फेयरचाइल्ड की। अच्छा, अगर फेयरचाइल्ड नाम को अलग अलग कर दें, फेयर प्लस चाइल्ड, तो इसका अर्थ ही चेंज हो जाएगा। खैर हम लोग उस तरफ नहीं जाते, बात करते हैं HP फेयरचाइल्ड की। तो इन्होंने कहा कि नगरीकरण वो प्रक्रिया है जब नगर बनता है, यानी कि नगर बनने की प्रक्रिया को भी नगरीकरण कहते हैं। अच्छा, नगर कैसे बन जाता है? क्या दीवारें खड़ी कर दिए, घर खड़े कर दिए तो क्या वो नगर बन गया? बिल्कुल नहीं। जब नगरों की तरफ व्यक्ति अधिक से अधिक आ जाते हैं तो वही चीज़ इन्होंने आगे कही है, व्यक्तियों का नगरीय क्षेत्रों की ओर बढ़ना। अभी हमने पहली डेफिनेशन में कहा था ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में बदलना। तो ग्रामीण क्षेत्र नगरीय क्षेत्र में कैसे बदले? ग्रामीण व्यक्ति जब नगरों की ओर अधिक आने लगे। तो फेयरचाइल्ड ने यही कहा था, व्यक्तियों का नगरीय क्षेत्रों की ओर बढ़ना। और जब व्यक्ति नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादा आने लगेंगे तो जनसंख्या का बढ़ना, और जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो उनको रहने का स्थान भी चाहिए, यानी कि क्षेत्रों में वृद्धि होना। उस स्थिति को बोलते हैं नगरीकरण। ये कहा फेयरचाइल्ड ने। ओके, एक बार फिर से समझ लीजिए। फेयरचाइल्ड के अकॉर्डिंग नगर बनने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। इसके अलावा व्यक्तियों का नगर की ओर ज़्यादा से ज़्यादा जाना और उनके जाने की वजह से जनसंख्या का अधिक बढ़ना, और जनसंख्या के अधिक बढ़ने की वजह से क्षेत्रों में वृद्धि होना ही नगरीकरण कहलाता है। ये कहा था फेयरचाइल्ड ने। ओके, क्लियर स्टूडेंट? बेटा नींद वींद तो नहीं आ रही, बोर तो नहीं हो रहे हैं? अगर बोर हो रहे हैं तो 1-2 मिनट की झपकी ले लीजिए, कोई बढ़िया सा इमेजिन कर लीजिए, उसके बाद आगे की स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, आगे बात करते हैं नगरीकरण की विशेषताओं के बारे में, यानी कि कैरेक्टर ऑफ अर्बेनाइजेशन। अच्छा, नगरीकरण की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? काफ़ी कुछ तो आपके माइंड में आ गया होगा कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विलेज में रहते हैं व्यक्ति वो नगरों का सपना देखते हैं, और नगर में जो व्यक्ति रहते हैं वो कहीं ना कहीं नगरों की विशेषताओं के बारे में अच्छे से जानते ही हैं। तो नगरीकरण की विशेषताओं में पहला जो कैरेक्टर है वो है गतिशील प्रक्रिया। अब गतिशील प्रक्रिया कैसे हो सकती है? चूँकि नगरीकरण क्या होता है? विलेज के नगरों में बदलने की एक प्रक्रिया है। ये तो हमने पहले भी क्लियर किया है। एक विद्वान थे, ये जो बात कर रहे थे बर्गल, इन्होंने तो ये भी कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों के नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया को ही
नगरीकरण कहते हैं। बदलने की प्रक्रिया बदल रही है, इसका अर्थ क्या हुआ, उसमें गति हो रही है, और तीव्र गति से बदल रही है तो ये तीव्रगामी प्रक्रिया कहलाती है। तो जो नगरीकरण है उसका एक करैक्टर होता है कि ये गतिशील प्रक्रिया है, बहुत जल्दी परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया है। राइट, ओके, नेक्स्ट करैक्टर पे जाते हैं। नेक्स्ट करैक्टर जो है वो है नगरीय व्यवसायों का महत्व। अच्छा, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं अर्बेनाइजेशंस, इससे पिछले टॉपिक में हम लोगों ने विलेज और सिटी के बारे में पढ़ा था। थोड़ा बहुत आप रिवाइंड करेंगे तो आपको याद आएगा कि जब विलेज के बारे में पढ़ाया था तो हमने कहा था कि उसका मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। हम बात किसकी कर रहे हैं, नगरीकरण की, शहरों की। तो शहरों का मुख्य व्यवसाय क्या होगा, यानी कि कृषि को छोड़कर जितने व्यवसाय होते हैं, औद्योगिकरण हो चाहे अन्य व्यवसाय हो, वो सब नगरीय व्यवसायों के अंतर्गत आते हैं। तो नगरीकरण की प्रक्रिया में लोग क्या करते हैं, कृषि के व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय करने लगते हैं, चाहे वो वाणिज्य व्यापार हो या उद्योग हो। वैसे भी नगरों को यानी कि सिटीज को उद्योगों का केंद्र मानते हैं। ठीक है, अब अगर नगरों में आर्थिक विकास से देखें तो नगरों के आर्थिक विकास की दृष्टि से क्या होता है, यातायात के साधन ज़्यादा होते हैं। देख लो, विलेज और सिटी में आप यातायात के साधनों में फ़र्क देखिए, विलेज में बहुत कम होते हैं, जबकि नगरों में यातायात के साधन बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, परिवहन, यातायात, संचार, सुरक्षा की व्यवस्था, ये सिटीज में ज़्यादा होती हैं विलेज की अपेक्षा। ठीक है, तो इसलिए नगरों में कृषि मुख्य व्यवसाय ना होकर अन्य व्यवसायों में गिना जाता है। अच्छा, अब अगले कैरेक्टर की बात करते हैं। अगला कैरेक्टर इसी से रिलेटेड है बेटा। नींद आ रही हो तो फिर से कहेंगे, एक दो जमाई ले लीजिए, उसके बाद वापस आइए। ओके ओके, अगला जो पॉइंट है वो है औद्योगिकरण से संबंधित। अच्छा देखो, औद्योगिकरण और नगरीकरण दोनों ही बहुत क्लोज है। जैसे स्टार्टिंग में हमने बताया था कि समाज और व्यक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वैसे ही औद्योगिकरण और नगरीकरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर नगरीकरण बढ़ रहा है, अभी हमने कैरेक्टर में बताया व्यवसायों का महत्व, तो नगरीकरण अगर बढ़ रहा है तो वहाँ व्यवसाय अधिक बढ़ेंगे, यानी उद्योग धंधे अधिक बढ़ेंगे, यानी कहीं ना कहीं औद्योगिकरण बढ़ेगा। और जब औद्योगिकरण अधिक होगा तो जाहिर सी बात है नगरों का विकास और अधिक होगा, यानी नगरीकरण भी उच्चता की ओर बढ़ेगा। तो दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही संबंधित होते हैं। उद्योगों की स्थापना और प्रसार के कारण ही नगरों में वृद्धि होती है और उनका विकास होता है। इसीलिए कहते हैं कि दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी अटैच होते हैं, दोनों को एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। ओके ओके स्टूडेंट, अब अगला और लास्ट कैरेक्टर है अर्बनाइजेशंस का, वो है सभ्यता का आधार। अब आप कहेंगे कि सभ्यता का आधार कहाँ से ये हो सकता है भाई? तो बेटा, नगरों की एक विशेषता है, यहाँ पे अभी हमने कहा गांव से व्यक्ति पलायन करके आ जाता है नगरों की ओर, किसी ना किसी व्यवसाय नौकरी के कारण, यानी कि वो या तो कोई व्यवसाय करना चाहता है या कोई जॉब पाना चाहता है, जिसके चक्कर में वो कहीं ना कहीं नगरों की ओर अग्रसरित हो जाता है। अब देखते हो, जब बहुत सारे गांव, बहुत सारे एरिया से जब व्यक्ति किसी एक स्थान पे आगे रहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी सभ्यताएं, रीति रिवाज आपको देखने को मिल जाती है। तो सभ्यता का आधार भी कहा जा सकता है नगरों को, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारी सभ्यताओं को देख सकते हैं। एक तरीके से नगर और नगर का अर्थ भी हम सभ्यता के तौर पे समझ सकते हैं। नगर का केंद्र क्या है? नगर का केंद्र इसलिए हम सभ्यता को और मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमें कलाकार भी मिल जाते हैं, वैज्ञानिक भी मिल जाते हैं, कृतियाँ भी मिल जाती हैं और समाज का चिंतन भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं ये सभ्यता का आधार होती है। ओके, क्लियर स्टूडेंट?
अगर क्लियर ना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में इसके बारे में कमेंट्स कर सकते हैं, ओके, जिससे हम और अच्छे आपको समझाने का प्रयास कर सकें। ओके स्टूडेंट, अब आगे बात करते हैं नगरीकरण के कारक या परिस्थितियों की। सिचुएशन की बात करेंगे या फैक्टर्स की, ओके। नगरीकरण क्लियर हुआ, अर्बेनाइजेशन। अब बात करते हैं करेक्टर की। तो फर्स्ट करेक्टर जो है वो है अभी अभी जैसे बात की थी औद्योगिकरण की। अब आप कहोगे औद्योगिकरण कैसे हो सकता है इसका कारक? तो औद्योगिक क्रांति के कारण ही औद्योगिकरण हुआ था प्रकट, ठीक है। इसमें क्या होता है, नए नए उद्योग धंधे प्रारंभ हो जाते हैं। बड़े पैमानों पर उद्योगों का आधार क्या होता है, जैसे जल है, विद्युत है, वाष्प शक्ति है, ये सब क्या है, ये है हमारे औद्योगिकरण के नए उद्योगों के आधार होते हैं। अच्छा, भारत जो हमारा देश है उसमें नगर का विकास जो हुआ है यानी कि नगरीकरण, वृद्धि का जो भी संबंध है वो औद्योगिकरण से बहुत ज्यादा है, जो हमने यहाँ पर क्लियर किया था। बात करते हैं फिर से औद्योगिकरण की। जैसे औद्योगिकरण ज्यादातर बड़े शहरों में ज्यादा बड़े पैमाने का होता है, जैसे कलकत्ता है, मुंबई है, हैदराबाद है, यहाँ पे उद्योग धंधे बड़े पैमाने पर है। तो आप देखते होंगे ये नगर भी बड़े हो गए, यानी कि इनका नगरीकरण भी ज्यादा हो गया है। अब नगरीकरण ज्यादा है, उद्योग धंधे ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ के पे जनसंख्या की वृद्धि भी ज्यादा होती है। ओके, क्लियर स्टूडेंट? ओके, अब आते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड जो पॉइंट है भौगोलिक पर्यावरण। भौगोलिक पर्यावरण यानी कि जियोग्राफिक इन्वायरमेंट। जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट में क्या होता है, अभी हमने जियोग्राफिकल बोला है, ये स्पेलिंग याद करने के लिए बहुत बढ़िया तरीका है। वैसे होता है जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट, लेकिन बच्चे स्टूडेंट याद करने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक निकालते हैं, इसको बोलते हैं कोई कोई जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट। अच्छा, भौगोलिक पर्यावरण के बारे में बात करें। भौगोलिक पर्यावरण जो होता है उसमें प्राकृतिक दशाएं, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, जब आप छोटे बच्चे रहे होंगे तब से ये पढ़ाया जा रहा होगा, केजी नर्सरी से स्टार्ट हो जाता है। जैसे भौगोलिक पर्यावरण वर्षा, जलवायु, भूमि, इन सभी को शामिल कर लेते हैं भौगोलिक पर्यावरण में। जिन प्रदेशों में भौगोलिक पर्यावरण अनुकूल होता है वहाँ पे जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति बड़ी आसानी से हो जाती है, ज़्यादा टिपिकल नहीं रहता है, यानी कि वहाँ नगरीकरण सरलता से हो जाता है। और जहाँ पर भौगोलिक पर्यावरण अनुकूल नहीं है तो वहाँ पे थोड़ा टिपिकल हो जाता है। जैसे भारत में गंगा यमुना के मैदान पे क्या होता है, कई बड़े बड़े नगरों का विकास इसी कारण हुआ है कि वहाँ पे अनुकूल पर्यावरण था, जिसके कारण वहाँ पे आसानी से नगरीकरण हो गया। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, वो है वैज्ञानिक आविष्कार। अब वैज्ञानिक आविष्कार कैसे नगरीकरण का कारण हो सकता है? नगरीकरण जो होता है उसमें आविष्कारों का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। नगरीकरण तभी अधिक विकसित होता है जब वहाँ पे साइंटिफिक इन्वेंशन हुए। नगरीकरण में आविष्कारों का, जैसे हमने कहा कि योगदान अधिक है, यानी कि हेल्पफुल हमेशा ही रहा है वैज्ञानिक आविष्कार किसी भी नगर के विकास के लिए। और सबसे ज़्यादा तो देख लो 19वीं और 20वीं शताब्दी में नगरीकरण बड़ी तीव्र गति से हुआ है। वो इतना तीव्र गति से तो हमें लग रहा और किसी शताब्दी में हुआ ही नहीं है। इसका मुख्य कारण क्या था? जैसे जेम्स वाट है, हम्फ्री डेवी है, व्हाइटने आदि वैज्ञानिक है, इन्होंने अपनी अपनी खोजें की थी और इनकी खोजों का बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे देश के विकास में। इन आविष्कारों की देन ही है कारखाना प्रणाली। इस प्रणाली से नगरीकरण को जन्म प्राप्त हुआ था। कारखाना प्रणाली, अब देखो नगरों में ही ज़्यादातर कारखाने खोले जाते हैं। कारखाना जब खोला जाता है, फैक्ट्री वगैरह खोली जाती है, तो उसमें अधिक से अधिक व्यक्ति चाहिए, और अधिक से अधिक व्यक्ति ज़्यादातर आते कहाँ से? ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, जिसकी वजह से इनका नगरीकरण बढ़ता चला जाता है। तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक आविष्कार सदैव ही नगरीकरण को बढ़ाने का कारण होता है।
अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट जो है वो है जनसंख्या वृद्धि। ये पॉइंट तो हमें लग रहा है हम यहाँ से स्टार्ट कर चुके हैं जनसंख्या के बारे में। देखो भाई, नगरीकरण बढ़ा तो औद्योगिकरण बढ़ा, औद्योगिकरण बढ़ा तो व्यक्तियों की अधिक से अधिक आवश्यकता पड़ी, अधिक से अधिक आवश्यकता पड़ी तो नगरों में जनसंख्या की वृद्धि होती चली गई। तो जनसंख्या वृद्धि नगरीकरण का एक प्रमुख कारण भी है। अब मान लीजिए, वैसे भी आप सभी जानते हो, जनसंख्या की दृष्टि से इंडिया जो है वो विश्व के सेकंड पोजीशन पे है। और जब जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ती है, मान लीजिए किसी ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, तो वो व्यक्ति क्या करेंगे, कहीं ना कहीं अपने नागरिकों को जॉब्स के लिए, नौकरी के लिए, उद्योग धंधों के लिए बाहर भेजेंगे, नगरों की तरफ भेजेंगे, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। तो जब जनसंख्या की वृद्धि होती है तो व्यक्ति गांव से पलायन करके नगरों की ओर आ जाते हैं और नगरीकरण को बढ़ावा देने लगते हैं। ये तो थे हमारे जनसंख्या की वृद्धि तक के पॉइंट। तो स्टूडेंट, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? हम फिर से कहेंगे, अगर आपको थोड़ी बहुत भी बोरियत हो रही है तो आप इस वीडियो को पॉज करके दोबारा फिर स्टार्ट करके आप देख सकते हैं। तो बेटा, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। हाँ तो बेटा, थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिए हो तो आगे स्टार्ट करते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा, यातायात और संचार के साधन। अच्छा, नगरीकरण बढ़ाने के कारण में यातायात और संचार का बहुत बड़ा हाथ है। अब कैसे हाथ है? आधुनिक जो भारत है, यहाँ पे यातायात और संचार के साधनों में बहुत वृद्धि हुई है। इससे क्या हुआ है, जो ग्रामीण क्षेत्र थे वो नगरीय क्षेत्रों से अटैच हो गए, यानी कि बहुत आसान हो गया ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों का नगरों की ओर आना जाना। और जब आसान हो जाता है कोई काम तो वो वृद्धि हो जाती है, उसमें संख्या में उसमें वृद्धि हो जाती है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र थे वो नगरीय क्षेत्रों से जुड़ गए, क्योंकि यहाँ यातायात के साधन भी बहुत आसानी से मिलने लगे और संचार के साधनों में भी वृद्धि हो गई, तो लोग आपस में बातचीत करके भी आपस में जुड़ गए। गांव से लोगों का नगरों में जाना इसकी वजह से क्या हो गया, आसान हो गया। विकास कार्यक्रम व औद्योगिकरण के फलस्वरूप क्या हुआ, कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई। फसलों के क्रय विक्रय के क्रम में क्या हुआ, ग्रामीणों का नगरों से संपर्क बढ़ गया। जो फसल हुई, पहले क्या होते थे, गांव के व्यक्ति गांव के आसपास में ही अपने फसलों को बेचने का कार्य करते थे, लेकिन जब यातायात और संचार के साधन बढ़ गए तो वो दूर दराज के इलाकों में, नगरों में भी अपनी फसलों को क्रय विक्रय करने लगे बड़ी आसानी से। इसीलिए ग्रामीणों में नगरीय विशेषताओं का क्या हो गया, प्रवेश हो गया। तो नगरों की तरफ वो अट्रैक्शन बढ़ गया ग्रामीण व्यक्तियों का, जिसकी वजह से नगरीकरण में वृद्धि हो गई। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है नागरिक सुविधाएं। अच्छा, जब पिछली टॉपिक में हम लोगों ने विलेज और सिटी के बारे में बात की थी, तो विलेज की एक जो कमी थी वो ये थी, वहाँ नागरिक सुविधाएं बहुत कम मात्रा में प्राप्त होती थी, जबकि नगरों में क्या होता है, नागरिक सुविधाएं अत्यधिक संख्या में प्राप्त हो जाती है। जो नगर होते हैं वो व्यापार है, उद्योग है, एजुकेशन है, हेल्थ है और अन्य सुविधाओं का भी केंद्र माना जाता है। देखो, एजुकेशन की सुविधाएं भी नगरों में अधिक पाई जाती हैं, हेल्थ सुविधाएं भी नगरों में अधिक पाई जाती हैं और एजुकेशन सुविधाएं नगरों में अधिक पाए जाते हैं, बिजनेस है नगरों में अधिक पाए जाते हैं। तो क्या हुआ, नागरिक सुविधाएं नगरों में अधिक प्राप्त होती हैं, जिसकी वजह से नगरीकरण बढ़ता चला गया। ये तो कुछ पॉइंट थे नगरीकरण के कारण के या परिस्थितियों के, यानी ये कुछ फैक्टर थे या फिर सिचुएशन थे जिसकी वजह से अर्बेनाइजेशन हुआ, नगरीकरण बढ़ा। अब बात करते हैं भारतीय समाज पर नगरीकरण के प्रभाव पर, क्या क्या इफेक्ट पड़ा हमारे भारतीय समाज पर, इंडियन सोसाइटी पर अर्बेनाइजेशन का, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा और कहीं ना कहीं पहले से ही आप लोगों को काफ़ी कुछ पता होगा, तो इस टॉपिक को बड़ी आसानी से हम अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं, वो है
जाति व्यवस्था में परिवर्तन। चूंकि नगरीकरण बढ़ा तो लोगों बहुत सारी जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ नगरों में रहने वाले व्यक्तियों के विचारों में भी खुलापन आ गया। तो जो भारतीय सामाजिक संरचना थी वो पहले क्या थी, जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था थी तो वो पहले जाति पर डिपेंड थी। इस व्यवस्था में क्या होता था, व्यक्ति के जन्म से ही उसके कर्म, हैसियत और पद निर्धारित होते थे। ये जब हमने जाति के बारे में डिस्कस किया था तब बताया था कि व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता है उसी परिवार के व्यवसाय को अपना लेता है और उसी परिवार की हैसियत उस व्यक्ति की हैसियत कहलाती। ये तो जाति व्यवस्था में होता था। लेकिन जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ा ये जाति व्यवस्था शिथिल हो गई, कमजोर हो गई। नगरों की जीवन शैली में जाति व्यवस्था का ज़्यादा महत्व ही नहीं रह गया है। बड़े बड़े शहरों में देख लो, कोई ज़्यादा नहीं पूछता आप किस कास्ट के, आप किस कास्ट के। आप अगर अदर कास्ट के हो तो आपको सिर्फ वही काम करना है जो उस कास्ट का होता था। ऐसा नहीं होता है बड़े बड़े नगरों में। आज के समय में नगरों में क्या होता है, विभिन्न संस्थाएं होती हैं, मिल होते हैं, मिल यानी कि फैक्ट्रियां होती हैं, दफ्तर है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है। यहाँ पर कई सारे व्यक्ति अलग अलग जातियों के साथ साथ काम करते हैं। साथ ही चाहे होटल हो, चाहे सिनेमा घर हो यानी पिक्चर हॉल हो या स्टेशन हो, यहाँ साथ साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जाति व्यवस्था का वो महत्व नहीं रह गया है। फिर नगरों में क्या होता है, एक ही मोहल्ले में, एक ही मकान में कहो तो कई सारे जातियों के व्यक्ति किराए पर ही एक साथ रह रहे हो, साथ ही साथ रहते हैं। तो जातिगत जो मान्यताएं थी वो कहीं ना कहीं अर्बेनाइजेशन की वजह से कमजोर पड़ गई। ये एक तरीके से बहुत अच्छा फैक्टर भी कह सकते हैं हम लोग, कमजोर पड़ गई। तो जाति व्यवस्था की वजह से हमारी सोसाइटी में जो हानियां होती थी वो काफ़ी कुछ कम हो गई। अब बात करते हैं अगले पॉइंट। अगला जो पॉइंट है वो है परिवार व्यवस्था में परिवर्तन। अच्छा, नगरीकरण ने क्या किया है, भारतीय परिवार को बहुत अधिक प्रभावित कर दिया है। भारत में पहले कौन सी परंपरा होती थी परिवार को लेकर, कुछ याद हो तो जरूर बताइएगा। भारत में पहले परिवार की जो व्यवस्था होती थी वो होती थी ज्वाइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार। इसका आधार क्या होता था, विभिन्न पीढ़ियों के सदस्यों का एक साथ रहना, एक साथ खाना, संपत्ति संयुक्त होना यानी कि एक जुड़ी हुई होना कई व्यक्तियों की संपत्ति, संस्कारों में एक साथ भाग लेना, ये सब थी हमारे भारतीय परिवार व्यवस्था की विशेषताएं थी। लेकिन नगरीय परिस्थिति में ये संभव ही नहीं हो पाया कि हम जॉइंट फैमिली में निवास कर सकें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्यक्तिवादिता बहुत फैल गई। और जब हम लोगों ने ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के बारे में डिस्कस किया था तो एक विशेषता बताई थी सिटी की कि यहाँ व्यक्तिवादिता ज़्यादा है, लोग अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं और अन्य सदस्यों के बारे में कम सोचते हैं। यहाँ पे हमने कहा था अनौपचारिक संबंधों की जगह औपचारिक संबंध ज़्यादा पाए जाते हैं, औपचारिकता ज़्यादा दिखाई जाती है। तो ये हो गई हमारी नगरीकरण की एक व्यवस्था जिसके कारण परिवार व्यवस्था कहीं ना कहीं टूट गई है। पहले जो जॉइंट फैमिलीज पाई जाती थी अब न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा पाई जाती है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है ग्रामीण समुदाय में परिवर्तन। अच्छा, नगरीकरण से ग्रामीण समुदाय में काफ़ी चेंज हुए हैं। जैसे नगरों में क्या होता है, नागरिक जीवन की सुविधाएं होती हैं, शिक्षा है, रोजगार के अवसर हैं, चिकित्सा के अवसर, ये सभी पाए जाते हैं। इन सुविधाओं ने क्या किया है, ग्रामीणों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। भाई ग्रामीण व्यक्ति जब देखता है कि सिटीज में हमको क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, चाहे एजुकेशन को लेकर हो, चाहे हेल्थ को लेकर हो, चाहे बिजनेस को लेकर हो, जॉब्स को लेकर हो, तो वो ग्रामीण व्यक्ति नगरों की तरफ आकर्षित होने लगे हैं। जिसके कारण क्या होता है, ग्रामीणों का नगरों से संपर्क बढ़ जाता है। इस संपर्क में क्या होते हैं, कुछ लोग नगरीय जीवन शैली से इतना अधिक प्रभावित हो जाते हैं कि वो नगरों में ही बस जाते हैं, नगरों में अपना घर बनवा लिया, वहीं पर निवास करने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की संख्या और अधिक बढ़ जाती है, यानी कि नगरीकरण
और अधिक बढ़ने लगता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है धार्मिक जीवन में परिवर्तन। नगरों में क्या होता है, उच्च शिक्षा होती है, उद्योग होते हैं, व्यापार होते हैं, ऐसी सुविधाएं होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में विशेष ज्ञान के माध्यम से आर्थिक क्षेत्र में बढ़ता चला जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं उसका आर्थिक क्षेत्र भी मजबूत होता है। और जब आर्थिक क्षेत्र मजबूत होता है तो व्यक्ति पुरानी परंपराओं के बारे में सोचना विचारना प्रारंभ कर देता है। नए विचार आते हैं, तर्क वितर्क होता है, जिसके आधार पर वो समझता है कि पुराने रीति रिवाजों में अंधविश्वास जैसे कुछ परंपराएं भी प्रचलित हैं, जिसके कारण उसके धार्मिक जीवन में कहीं ना कहीं परिवर्तन होने लगता है, क्योंकि वो हर कारण को तर्क पर जोड़कर समझने का प्रयास करता है, जिसकी वजह से वो कई धारणाओं में परिवर्तन करना चाहता है, यानी कि उसके धार्मिक जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। ये तो हो गया धार्मिक जीवन में परिवर्तन का। बिल्कुल इसी के क्लोज है आर्थिक जीवन में परिवर्तन। चूँकि हमने बताया कि ग्रामीण समुदाय जो होते हैं वो कहीं ना कहीं नगरीय समुदाय से आकर्षित हो जाते हैं और वो उस तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। और जब उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, कुछ व्यवसाय करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके आर्थिक जीवन में भी परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है, उनका आर्थिक क्षेत्र मजबूत होने लगता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला जो पॉइंट है वो है राजनीतिक जीवन में परिवर्तन। देखो, नगरीकरण की भूमिका में राजनीतिक परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नगरीकरण के प्रभाव से क्या होता है, यातायात और संचार के माध्यमों में वृद्धि होती है। पूरा भारत जो पहले था, स्टार्टिंग में हमने बताया था हमारा जो भारत है वो कृषि प्रधान देश कहलाता है। तो जो भारत था वो पहले पूरा एक गांव था, धर्म जाति लिंग इन सब से बंधा हुआ था। अब क्या हुआ, राजनीतिक कारणों की वजह से उसमें अधिकार और सुविधाएं ये सभी ज्ञान प्राप्त हो गया। जब अधिकार का ज्ञान प्राप्त हो गया, सुविधाओं का ज्ञान प्राप्त हो गया, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक परिवर्तन भी होने लगे। अब राजनीतिक परिवर्तन पहले क्या होता था, महिलाओं को राजनीति में उतने अधिकार ही प्राप्त नहीं थे। ये तो बाद में काफ़ी स्वतंत्रता के काफ़ी समय बाद महिलाओं को राजनीति में वो अधिकार प्राप्त होने लगे जो उनको होने चाहिए थे। इस तरीके के परिवर्तन नगरीकरण के कारण बहुत अधिक हुए। बहुत से राजनीतिक दलों में क्या हो गया, ग्रामीण और पिछड़े व्यक्तियों ने भी अपना एक स्थान प्राप्त किया है। और जागरूकता के कारण क्या होता है, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, चाहे पिछड़े वर्ग के हों, कई जातियों के व्यक्ति भी राजनीति में अपना स्थान प्राप्त कर सके हैं। और राजनीति में नगरीकरण के कारण कहीं ना कहीं इनकी भागीदारी बढ़ी हुई। अब आप लोग अगर गौर करें तो पहले जो राजनीति के क्राइटेरिया था उसमें शेड्यूल कास्ट, पिछड़ी कास्ट, इस टाइप के व्यक्तियों की भागीदारी बहुत कम होती थी। लेकिन जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ा, जागरूकता बढ़ी, एजुकेशन बढ़ा, लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता चला, तो वो राजनीति में भी सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, वो है शैक्षणिक परिवर्तन। अभी हमने यहाँ पे बताया था, चाहे जाति व्यवस्था हो, परिवार हो, ग्रामीण हो, आर्थिक जीवन हो, चाहे धार्मिक जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, इन सभी में अगर परिवर्तन हुआ है तो उसका मुख्य कारण क्या रहा है, एजुकेशन, जागरूकता। तो नगर शिक्षा का केंद्र हमेशा ही रहा है। यहाँ विभिन्न प्रकार की आधुनिक शिक्षाएं दी जाती रही हैं। और जब आधुनिक शिक्षाएं दी जाती रही हैं, उसका एक आधार भी होता था, वो होता था समानता का आधार। वो ना तो जाति पर आधारित होता था और ना ही आर्थिक जीवन पर, ना ही धार्मिक, ना ही राजनीतिक। वो समानता के आधार पर ही देखा जाता था। तो सबको उच्च शिक्षा प्राप्त होने लगी समानता के आधार पर।
परंपरागत भारत में जहाँ शिक्षा धार्मिक और उच्च जाति और पुरुषों में बटी हुई थी, लेकिन वर्तमान समय में अब शिक्षा क्या हो गई, समानता के आधार पर हो गई। व्यक्ति अधिक से अधिक शिक्षित हो गया, जागरूक हो गया, और जब अधिक से अधिक शिक्षित हो गया, जागरूक हो गया, तो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में उसकी भागीदारी होने लगी। विभिन्न क्रियाकलापों में जब भागीदारी बढ़ी तो वो अपने व्यवसाय, अपने रोजगार और अपने कार्य क्षेत्र को वृद्धि करने के लिए कहीं न कहीं नगरों की ओर प्रस्थान करते रहे, जिसके कारण नगरों पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। अब चूंकि एजुकेशन में जब चेंज होता है तो व्यक्ति अधिक से अधिक क्रियाशील हो जाता है, और जब अधिक से अधिक क्रियाशील हो जाता है तो नगरीकरण पर उसका प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। अब बात करते हैं अगले और लास्ट पॉइंट की, वो है मनोरंजन के क्षेत्र में परिवर्तन। पहले के समय में जो परिवार है, त्योहार है, धार्मिक क्रियाकलाप है, विवाह उत्सव है, यही सब मनोरंजन के साधन होते थे। पर अब क्या होता है, इन साधनों में भी काफी परिवर्तन हो गया है। इन साधनों में परिवर्तन का कारण जैसे क्लब है, पार्क है, सिनेमा घर है, ये मनोरंजन के साधनों के तौर पे आ गए हैं। और अब तो मनोरंजन का साधन बहुत इम्पोर्टेंट, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, फोन है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, इस टाइप के साधन उनके मनोरंजन के हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके दिमाग की कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है और साथ ही साथ वो एक्टिव भी बने रहते हैं। इसमें क्या होता है, एक ओर धन अधिक खर्च होता है और दूसरी ओर जो मनोरंजन होता है वो मानसिक वृद्धि तो करता है पर शारीरिक वृद्धि नहीं करता है, जिससे क्या होता है, रोग भी जन्म ले लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मनोरंजन के क्षेत्र में परिवर्तन तो हो रहा है, पर सिर्फ हम मेंटली चेंज ना करके फिजिकली चेंज भी करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो कहीं ना कहीं मनोरंजन के क्षेत्र में परिवर्तन से भी नगरीकरण पर असर हुआ है। नगरीकरण में वृद्धि हुई है तो मनोरंजन के क्षेत्र में परिवर्तन भी हुआ है। तो स्टूडेंट, अगर आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। कमेंट्स बॉक्स में इसके बारे में कमेंट्स ज़रूर भेजिए। ओके, थैंक यू।